हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या पढ़ने वाले हैं? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो खनिज जो निकलते हैं धरती के अंदर से, ठीक है, और वो जो है किस तरह से ऊर्जा के रूप में प्रयोग होता है। क्योंकि जैसे आप अगर बात करें हम कोयले की, तो कोयले को हम जो जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला क्या है, एक ऊर्जा संसाधन है। कोयले को जलाते हैं, उससे आग निकलता है, आग से हम लोग जो है वो आग क्या है, ऊर्जा है। फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, बिजली तैयार करते हैं। जो एनटीपीसी वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे बिजली तैयार कैसे होता है, कोयले से होता है। तो इस तरह से हम लोग बिजली तैयार करते हैं कोयले से। तो वो कोयला जो है वो कैसा, एक तो कोयला खनिज है, ठीक है, और वो कैसा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिना वक्त गवाए अब इसको शुरू करते हैं। ये चैप्टर 5 है। अभी शायद 3 या चैप्टर और हैं आप लोगों की, धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए क्या है कि 10th क्लास की जो बुक है तो उसका जो लेंथ है ना वो काफ़ी है। मतलब कि एक अगर चैप्टर की बात करें तो उसमें लगभग 15-16 पेजेस होते हैं। तो इसलिए एक वीडियो में संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक वीडियो यदि हम बना देते हैं तो वो लगभग 2-2.5 घंटे की हो जाएंगी। तो वो देखने में भी आप लोगों को बोरियत फील होती होगी, है ना। और जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि उन चीज़ों को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहे हैं। मतलब एक चैप्टर का 2 वीडियो लगभग बन रहा है। तो आप लोग जो है मतलब कि आराम से देख सकते हैं। कम टाइम का है तो आपको देखने में भी ज़्यादा संकोच नहीं करना होगा। तो चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए जो है हम लोग शुरू करते हैं इसको, क्योंकि जल्दी इसको समाप्त भी करना है ना, और समझते हुए चलना है। तो देखिए, हायबन अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया। गुवाहाटी कहाँ है? गुवाहाटी जो है असम में है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों में जाते देखता है जो सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। वह आश्चर्य से अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि उसने गुवाहाटी में देखा। उसके पिताजी ने बताया कि यह घर नहीं है, ये बसें व गाड़ियां हैं। ठीक है, वो क्या कर रहा था कि वो बस और गाड़ियों को समझ रहा था कि ये घर है ना। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी, इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। ये अपने आप नहीं चलती हैं, ये इंजन द्वारा चलते होते हैं, और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब यहाँ पे भूमिका होती है किसकी? अब यहाँ पे भूमिका होती है ऊर्जा संसाधन की। जो कोयले, पेट्रोलियम वगैरह जो हैं उसकी जो आवश्यकता होती है, जो ज़रूरत होती है, वो कहाँ होती है? ऊर्जा संसाधन में। दैट मीन्स कि बसें जो चलती है वो तेल से चलती है, और तेल कहाँ से निकलता है? धरती के अंदर से। तेल जो क्या है, एक ऊर्जा संसाधन है। देखिए हम लोग आगे जो पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से आप लोग देखिए। जो एसएसटी है, मैंने कई बार ऐसा कहा है, मैं आज भी कह देता हूँ, एसएसटी जो है ना ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये समझने की चीज़ है। आप यदि ये चाहते हो कि हमें एसएसटी रटना ना पड़े, हमें समाज शास्त्र जो है जो रटना ना पड़े, तो आप उसको दिल से पढ़ें, दिमाग से ना पढ़ें। दिमाग से पढ़ने का मतलब होता है कि भाई ठीक है, ऊर्जा है, संसाधन है, क्या क्या चीज़ें हैं, रट लिए। नहीं, दिल से पढ़ें कि भाई जैसे ऊर्जा है तो इसको ऊर्जा क्यों कहते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, है ना। किन किन चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको कैसे निकाला जाता है, किन मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ये धरती के अंदर कहाँ से आई, सब सोचिए। तो आप लोग को ना याद नहीं करना पड़ेगा, आपका ना इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, है ना। आपकी जो इच्छा है वो जागृत होने लगेगी इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। तो उसके बाद आपको पढ़ना मतलब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी मतलब होता है डेली का जीवन, मतलब कि रोज़ रोज़ जो हम लोग काम करते हैं ना, रोज़मर्रा वही होता है। तो ज़िंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु से बनी चीज़ों की सूची बना सकते हैं? धातुएं कहाँ से आती हैं? धातुएं कहाँ से आती है? देखिए आप धीरे धीरे जो है ना, एनसीईआरटी क्या करता है, जैसे एक सूत पकड़ता है। जैसे अगर आप लोग कोई कपड़ा देखे होंगे तो कपड़े में धागे होते हैं ना छोटे छोटे। एनसीईआरटी क्या करता है कि एक धागा पकड़ेगा, उसको फिर खोलना चालू करेगा, और धीरे धीरे आपको सारा समझ में आने लगेगा चीज़ें, है ना। तो ये एनसीईआरटी की खूबसूरती है। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, जो
ऊपरी परत बनी हुई है पृथ्वी की जो ऊपरी परत बनी हुई है वो विभिन्न प्रकार के चट्टानों से बनी है, जैसे कि क्या कहते हैं, ग्रेनाइट चट्टान होता है ना, आग्नेय चट्टान। तो ये सब हम लोगों ने शायद स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या इसमें, नहीं शायद इसमें नहीं पढ़ा है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में ही पढ़ा होगा, 8 में या 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा इन सब चीज़ों के बारे में। ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, है ना, आग्नेय चट्टान, इन सब चट्टानों के बारे में पढ़ा होगा। तो ये चट्टानें होती है ना, ये जो है खनिजों से ही निर्मित होती है। इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। शोधन मतलब उसको साफ सफाई कर करके, ठीक है, उसको साफ कर जो है खनिज उससे निकाल लिया जाता है। खनिज हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं, मतलब बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। लगभग हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि सभी खनिजों से बने हैं। रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार, मशीनें सभी खनिजों से बने हैं। आप लोग सब समझ रहे होंगे, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। कारें, बसें, रेलगाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सभी खनिजों से निर्मित हैं। मतलब वही बात है कि उसमें लोहा लगा है, उसमें एल्युमिनियम लगा है, उसमें टीन लगा है, उसमें शीशा लगा है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें लगी हैं तो ये क्या है, सब खनिज हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होती है। अब ऊर्जा के साधन क्या हो गए, खनिज तो हो गया ये, जो लोहा वाला सब मटेरियल है ये खनिज हो गया। अब ऊर्जा संसाधन क्या हो गया, तो वही कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गया, है ना। तो ये जो गैस होता है ना, सीएनजी और एलपीजी जो गैसें होती है, ये सब भी तो धरती के अंदर से ही निकलती हैं। तो ऊर्जा संसाधनों में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं, भोजन में भी खनिज होता है जिसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, देखिए क्या बोल रहा है कि मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग किया है। मतलब अपना जीवन जीने के लिए हम लोगों ने खनिजों का जो है भरपूर प्रयोग किया है, हर जगह लगभग प्रयोग किया है। हम लोग सजावट में भी खनिज का प्रयोग करते हैं, मतलब हम लोग लोहे का, टीन का, शीशे का हम लोग प्रयोग करते हैं सजावट में, धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग करते हैं। मान लीजिए वो जो जहाँ पे यह हवन होता है, यज्ञ हवन जो होता है वो भी हम देते हैं, लोहे का बनता है। हम जो घर में खाना पीना जो भी बनाते हैं, देखिए बर्तन वर्तन सब खनिज का ही है। खनिज का मतलब धातु है ना। तो हम लोग इसका प्रयोग जो है लगभग हर जगह हम लोग करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए आगे है खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान। खनिज व दंतमंजन से एक उज्ज्वल मुस्कान, पढ़ते हैं भाई ये क्या चीज़ है। दंतमंजन आपके दांत साफ करते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फॉस्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं, मतलब साफ़ करने में मदद करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब साफ़ करने में काम आती हैं वस्तुओं को। फ्लोराइड जो दांत को गिरने से रोकता है, फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। देखिए फ्लोराइड जो है, फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त होता है, जो कि दांतों के गिरने से बचाता है। अधिकतर दंतमंजन टाइटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि रूटलिन और इल्मेनाइट, यानी कि र्यूटाइल और इल्मेनाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण अब्रक होता है। कुछ दंतमंजन ऐसे होते हैं जो दांतों को चमक प्रदान करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उस दंतमंजन में क्या मिला हुआ है, अब्रक मिला हुआ है, अब्रक। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक की बनी होती है। देखिए आपको एक और नॉलेज हुआ कि प्लास्टिक कहाँ से निकलता है भाई, प्लास्टिक भी पेट्रोलियम से, अर्थात प्लास्टिक भी धरती के अंदर से ही निकलता है। और जो टूथपेस्ट होता है उसका जो ट्यूब बना रहता है ना, कवर जिसमें टूथपेस्ट भरा रहता है, वो किसका बना होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। अब यह बताइए कि ये खनिज कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, धरती के अंदर ही पाए जाते हैं, चट्टानों से। ज़रा ध्यान से सोचें वह बताएं कि रोशनी देने वाले बल्ब में कितने खनिज प्रयुक्त हुए हैं। देखिए रोशनी वाले बल्ब में क्या क्या प्रयुक्त होता है, टंगस्टन प्रयोग होता है जिसका फिलामेंट बना रहता है, एल्युमिनियम प्रयोग होता है, शीशा प्रयोग होता है, शीशा खनिज नहीं है, ठीक है, तो टंगस्टन प्रयोग होता है, और ये आपका एल्युमिनियम प्रयोग होता है ना, लोहा भी प्रयोग होता है उसमें, वो लोहे के रहते हैं दो छड़। तो खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती।
यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है, तथापि ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोजन पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है कि खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया क्या नहीं चल सकती, बिना खनिज के हमारा जीवन नहीं चल सकता। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। हमारे कुल पौष्टिक उपभोग, जितने भी चीज़ें हम उपभोग करते हैं, जितने चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, उसका मात्र 0.3% क्या है, खनिज है। ये इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ हो जाएंगे। यदि हमारे पास खनिज ना हो तो हम चीज़ें खा नहीं पाएंगे। आप मतलब अब जैसे आप सब्जी ले लीजिए, सब्जी आप पकाएंगे कहाँ उसको, ठीक है, आप पकाएंगे कैसे उसको। तो ये सब चीज़ें दिक्कत होंगी ना कि आप कोई चीज़ बना ही नहीं पाएंगे। आप किस में बनाएंगे, कढ़ाई होगा नहीं आपके पास, गैस होगा नहीं आपके पास, गैस चूल्हा होगा नहीं, तो आप किस में पकाएंगे, कैसे पकाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें होती है कि हम लोग 99.7% मतलब अधिकतर चीज़ें हम लोग नहीं खाना बना पाएंगे अगर खनिज हमारे जीवन में ना हो। तो देखिए ज़रा ध्यान से सोचें, वो बताएं कि भोज्य पदार्थ पर अंकित पोषक तथ्यों को इकट्ठा करें। तो देखिए ये आपका काम है। देखिए तथ्य का मतलब क्या हुआ है, फैक्ट, है ना। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई गई हैं। आप कोई भोज्य पदार्थ लीजिए, जैसे हमारे चिप्स खाते हैं, चिप्स का पैकेट लीजिए और देखिए उसमें क्या क्या मिलाया गया है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, फैट कितना है, आयरन कितना है ना। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। अब हम बात करते हैं खनिज क्या है। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट हो गया। अब हम लोग को आ जाना है अपने मुद्दे पे, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है, खनिज क्या है। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर शायद आपको दिक्कत हुई समझने में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, भूवैज्ञानिक वो होते हैं वैसे वैज्ञानिक तो धरती के अंदर की चीज़ों की जानकारी देते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उनका मतलब अध्ययन करते हैं, और वो लोग जो हैं फिर भूवैज्ञानिक कहलाते हैं। क्यों भूवैज्ञानिक कहलाते हैं, क्योंकि धरती के अंदर जो चीज़ें हैं वो लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक स्वरूप से विद्यमान स्वरूप तत्व है। ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुई है, जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है, एक इसका आकार होता है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिनमें कठोर हीरा, नरम चूना तक सम्मिलित है। मतलब अगर कठोर की बात करें तो हीरा सबसे कठोर खनिज है और चूना सबसे नरम खनिज है। दोनों ही खनिज पाए जाते हैं, सबसे नरम सबसे कठोर, है ना। और बीच में तो और भी चीज़ें होंगी ही, एल्युमिनियम है, लोहा है, जिंक है। तो देखिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप चट्टानों के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं ना। मुझे याद नहीं, शायद हम लोग इसने पढ़ा है कि आप पिछले चैप्टर में, हमको शायद लगता है कि आपका 8 या 7 में होगा खनिज, ठीक है। तो देखिए आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिजों के स्वरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बने हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। कुछ चट्टानें ऐसी होती है जिसमें कि एक ही खनिज होता है, और कुछ चट्टानें होती हैं जो कि देखिए क्या हो रहा था कि तो हम लोगों ने देख रहे थे कि अधिकतर चट्टानें जो हैं एक ही, मतलब कि देखिए क्या बोल रहा था कि चूना पत्थर जो है, जो चूना पत्थर है वो उसमें एक ही खनिज प्रयोग होता है, चूना, है ना। लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी भी होती हैं जिसमें कि अनेक जो है मतलब विभिन्न प्रकार के खनिज उसमें प्रयोग होते हैं। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का प्रयोग है, खनिजों का योग है ना। मतलब उसमें विभिन्न खनिज जो है मिलके वो चट्टान बनाते हैं। जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये कोई चट्टान है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जो है 20% जो है वो चूना है, 10% लोहा है, ठीक है, 5% जिंक है ना। तो इस तरह से इसका क्या हुआ, विभिन्न खनिज हैं और विभिन्न खनिजों का अलग अलग मिश्रण है। तो इस तरह से कई चट्टानें बनी होती हैं। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। अब तक में 2000 से अधिक खनिज की हम लोग पहचान कर चुके हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों की बहुतायत होती है। मतलब कि अधिकतर चट्टान, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि जो मैक्सिमम चट्टान हम लोग निकालते हैं धरती के अंदर से, उसमें जो क्या है कि कुछ खनिज ही ऐसे हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बाकी जो खनिज हैं वो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसका जो है हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं।
अब मान लीजिए कि आपने एक बहुत बड़ा सा पत्थर है उसको तोड़ा और उसको जो है उसमें से खनिज निकालने का प्रयास करने लगे और उसमें से निकला थोड़ा सा खनिज। अब आपने बहुत जब बड़े चट्टान को तोड़ करके उसका ये किया, उसको सफाई किया और थोड़ा सा खनिज निकला, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, वो आपको प्रयोग नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि आपको खर्च इतना ज़्यादा पड़ जाएगा कि उतना उस जो खनिज निकला उसका वैल्यू उतना नहीं है। तो वही कहा जा रहा है कि खनिज जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है, उनकी अधिकता होती है, उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं और उपयोग करते हैं। देखिए, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। यदि कोई खनिज धरती के अंदर बना है तो कैसे बना है, वो जिस समय बना है उस समय जो स्थितियाँ थी, उस समय जो परिस्थितियाँ थी, उसमें भौतिक चेंज हुए, रासायनिक चेंज हुए, उसके अनुसार क्या हुआ, वो खनिज बना, मतलब उसमें बदलाव हुए। जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल की मात्रा होगी, जंगल होंगे, डायनासोर वगैरह होते थे। जब हमारी पृथ्वी जो है अपना रूप चेंज की तो वो डायनासोर, वो जंगल क्या हो गए, धरती के अंदर धीरे धीरे दबने लगे और वही दब करके सड़ गल करके वो क्या बन गए, पेट्रोलियम बन गए। जो शाखाएँ थी, जो पेड़ पौधे थे, वो कोयला बन गए। ठीक है, तो उस तरह से हमारे यहाँ क्या हुआ, चेंजेस आए हैं, है ना। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व, विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं, है ना। विभिन्न क्रिस्टल मतलब छोटे छोटे टुकड़े, खनिजों के टुकड़े, क्रिस्टल मतलब क्या होता है, टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। उसी सब विशेषता के आधार पर भूवैज्ञानिक क्या करते हैं, खनिजों का वर्गीकरण, खनिज को चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं सोना, अब सोना है तो सोना बहुत चमकदार होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पारा, तो पारा का डेंसिटी जो होता है, जो भार होता है, वो ज़्यादा होता है। अब अभी हम कठोरता के आधार पर बात करें तो हीरा, हीरा क्या होता है, कठोर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो है भूवैज्ञानिक जो है अलग अलग खनिजों को बदलते हैं कि कोई कठोर है तो कोई लचीला, कोई कठोर है तो कोई मुलायम है, तो कोई भार में ज़्यादा है, कोई द्रव्य के रूप में है, तरल रूप में है। तो इस तरह से भूवैज्ञानिक उसको बदलते हैं। आगे देखिए, भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। अब जो भूगोलविद हैं और जो भूवैज्ञानिक है वो उसका कैसे उसको मतलब अध्ययन करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, वो समझिए। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है, जो भूवैज्ञानिक होते हैं वो इन सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं, तभी वो भूवैज्ञानिक बन पाते हैं ना, यूँ ही नहीं बन जाते। देखिए आगे कि सामान्य व वाणिज्यिक व्यापारिक, वाणिज्य का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वाणिज्य का मतलब होता है व्यापारिक, है ना, व्यापारिक। तो सामान्य व वाणिज्यिक अर्थात व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। तो खनिजों को देखिए यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है खनिजों को, है ना। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बांटा गया है, यह है खनिजों का वर्गीकरण और यह है खनिज। आप देखिए खनिज को पहले तीन रूपों में बांटा गया, पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक और तीसरा है ऊर्जा खनिज, है ना। तीन खनिजों में बांटा गया। अब धात्विक को फिर तीन भाग में बांटा गया, पहला है लोह धातु जिसमें कि लोहे का अंश होता है, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, लोह धातु हो गया। उसके बाद है अलोह धातु जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, ये कौन कौन से हैं, तांबा है, सीसा है, जस्ता है, बॉक्साइट है आदि। तो ये सब क्या है, अलोह धातु हैं। आगे है बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि से, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये क्या है, बहुमूल्य। तो धात्विक खनिज को, तो धातु है, धातु धातु क्या होता है, इसमें करंट पास हो जाए, है ना। तो जो धात्विक खनिज हैं, तो धात्विक खनिज को जो है तीन भागों में बांटा गया, पहला है लोह खनिज, लोह धातु, दूसरा है अलोह धातु और तीसरा है बहुमूल्य खनिज, है ना। तो तीन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अधात्विक, ठीक है, जिसमें धातु की गुण नहीं होते हैं, जैसे है अब्रक है, नमक है, पोटास है, सल्फर है, चुनास्म है, चूना पत्थर है, संगमरमर है तथा बलुआ पत्थर है। तो ये सब चीज़ें, ये भी क्या है, ये अधात्विक है, तो ये भी खनिज लेकिन अधात्विक है, इसमें करंट पास नहीं होता। देखिए धातु का मतलब सिर्फ करंट पास होना ही नहीं है, धातु उसमें तन्यता भी होनी चाहिए, है ना, उसमें चमक होनी चाहिए। तो दो तीन चार पांच ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ये चीज़ क्या है, धातु है।
सिर्फ करंट पास होने से ही कोई चीज़ धातु नहीं कहला जाता है ना। तो देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या है, ऊर्जा खनिज है। कैसे हैं, ऊर्जा खनिज। इनसे क्या प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये खनिज का वर्गीकरण हो गया। देखिए जो चार्ट बना हुआ है ना, यदि आप लोग इस चार्ट को अगर ध्यान में रखते हैं ना, तो आप लोग को आगे चीज़ें पढ़ने में बहुत आसानी होगी। आपके दिमाग में ना सेट एक फ्रेम बनता जाएगा, एक फ्रेम की तरह तैयार हो जाएगा दिमाग में। आप आंख बंद करके सोचोगे कि फ्रेम में क्या क्या लिखा हुआ था, आपको याद आने लगेगा। तो आप लोग ना फ्रेम को याद किया कीजिए। जैसे ये फ्रेम बना हुआ है ना, इसको याद किया कीजिए, है ना, कि ये चीज़ें किस तरह से हैं। अगर आप इसको याद कर लेते हैं ना, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आगे पढ़ने में आपको आसानी होगी। आगे हम लोग देखते हैं खनिजों की उपलब्धता। तो देखिए, कह रहा है खनिजों की उपलब्धता। अब खनिज कहाँ पाए जाते हैं उसको देखते हैं। सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, अयस्कों में। अब आगे हम लोग जानेंगे कि अयस्क क्या होते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों, देखिए किसी भी खनिज में अन्य अवयवों या तत्वों के मिश्रण का संचयन, ठीक है, अवयवों या तत्वों के मिश्रण का क्या होता है, संचयन, संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, खनिज का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, क्या कह रहा है, खनिज का आर्थिक, खनन का, सॉरी खनिज नहीं, खनन। खनन का मतलब क्या होता है कि धरती के अंदर से जो हम लोग चट्टानें निकालते हैं ना, उसको खनन कहते हैं। जैसे आप कोयला कहते हैं ना, कोयला खदान कहते हैं ना, कोयला खदान। तो वो एक्चुअली में वो कोयला खनन क्षेत्र होता है ना, वहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। खनन का मतलब होता है निकालना वहाँ से। ठीक है, तो खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। मतलब यदि आप कहीं से यदि पत्थर उत्थर निकाल रहे हैं, तो उस पत्थर में अगर खनिज है तब तो उसका वैल्यू है उस पत्थर का। अगर खनिज नहीं है तो उस पत्थर का कोई वैल्यू नहीं है ना। पत्थर या मिट्टी जो भी है, यदि आप कोड़ रहे हैं, यदि आप गड्ढा कर रहे हैं, वहाँ से नीचे से कुछ निकाल रहे हैं आप, है ना, तो वहाँ पे यदि खनिज है तब तो ठीक है, खनिज नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आप मान लीजिए कहीं आप गड्ढा खोद रहे हैं, आपको चाहते हैं कि हमको कोयला मिल जाए, अब वो कोयला मिल ही नहीं रहा है, आपको सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी बाहर आ रहा है, तो आपको कोई वैल्यू नहीं है उस खड्डे का, है ना। उस मिट्टी जो आपने उतना मेहनत करके वो मिट्टी निकाला, उसका कोई वैल्यू नहीं है। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा के खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। अतः हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जिनमें ये खनिज पाए जाते हैं। हम लोग को उन चीज़ों को समझना आवश्यक है, उन शैल को, उन मिट्टियों को समझना आवश्यक है जिससे कि ये खनिज निकलते हैं। देखिए, अब हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, ग्रेनाइट चट्टान, बेसाल्ट चट्टान, तो ये सब अब हम लोग वो चीज़ पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विदरों में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं, देखिए, दरार में, है ना। यदि आप खोद रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि धरती के अंदर जो है पूरा एकदम पैक एरिया है, पैक एरिया नहीं है, उसमें भी गैप होती हैं, दरारें होती हैं। तो वही कह रहा है कि चट्टानों में जो खनिज मिलता है वो कहाँ मिलता है, दरारों में, जोड़ों में जहाँ जोड़ होता है, भ्रंशों में जहाँ गड्ढे होते हैं, विदरों में, ठीक है, भ्रंश व विदर एक ही है, विदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। आप जो है ना, आप अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी इन चीज़ों को कि कैसे दरार है, कैसे भ्रंश है, विदर क्या है ना, तो आप क्या करेंगे कि गूगल जो क्रोम है या फिर गूगल पे आप लोग सर्च करके देखेंगे कि खनिज कैसे मिलता है, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग जब चित्र देख लोगे, जब आपको निकालते देख लोगे वो चीज़ें ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि दरार क्या है, विदर क्या है, भ्रंश क्या है, जोड़ क्या है। ठीक है, इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। देखिए, क्या कह रहा है कि इसका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है, किस समय होता है, जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले आते हैं। मतलब कि जो अंदर क्या है, अंदर ज्वालामुखी वो होता है ना, क्या कहते हैं,
मैग्मा होता है ना, मैग्मा पिघला हुआ पत्थर जिसको कहते हैं, धरती के अंदर पिघला हुआ पत्थर अर्थात मैग्मा होता है। तो वो क्या करता है, वो हमेशा धरती पे प्रेशर लगाया रहता है ना, प्रेशर प्रेशर लगाता रहता है, दबाव डालते रहता है। और उन दबाव के चलते क्या होता है, जो खनिज लवण होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, भूपर पट्टी की ओर आते हैं। ठीक है, अंदर से जब उसको दबाव मिलता है तो वो धीरे धीरे भूपर पट्टी की ओर आते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, है ना। दरारों के सहारे जो है उनको भूपृष्ठ भूपृष्ठ की ओर मतलब कि तल की ओर। जैसे मान लीजिए, शायद आपको दिक्कत हो रही कुछ समझने में, आप ऐसे समझो, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी का धरातल है। ठीक है, ये धरातल है, यहाँ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये मान लीजिए धरातल है। ठीक है, ये धरातल है। तो हमारा पृथ्वी इस तरह से यदि हम देखें तो अंदर क्या होता है, अंदर मैग्मा होता है ना, अंदर मैग्मा होता है। तो जो ये है ना आपका जो ये धरती है, धरती में कहीं कहीं ना इस तरह से दरारें बनी रहती हैं, दरारें बन जाती हैं। और ये जो मैग्मा है अंदर धरती के अंदर, ये क्या करता है, इस पे फोर्स लगाता है, बल लगाता है इस पे, है ना। बल लगाता है तो ये जो दरार है पतले पतले, इन दरारों के सहारे जो खनिज लवण है वो धीरे धीरे क्या होता है, भूपर पट्टी की ओर धकेले जाते हैं। और वो भूपर पट्टी की ओर धकेले जाते हैं, फिर हम जो गड्ढा खोदते हैं, खनन करते हैं, तो हमें वो चीज़ें मिलती हैं। तो देखिए कि मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इसी तरह सिराओं व जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। मतलब जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा ये सब कैसे प्राप्त होते हैं, इसी तरह दरार में, पतले पतले दरार में वो लोग जमे रहते हैं और वहीं से हम लोग खोद करके दरार से निकाल लेते हैं। तो ये तो बात होगी किस चट्टान की, ये बात होगी हम लोग का कायांतरित चट्टानों। किस चट्टानों की बात कर रहे हैं हम लोगों ने, आग्नेय चट्टान और कायांतरित चट्टान की। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग अवसादी चट्टान की। अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। अनेक खनिज क्या होता है, संस्तर, संस्तर मतलब क्या होता है, संस्तर या परत कह सकते हैं कि पूरा एक परत ही उस खनिज का मिलता है। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेप, संचयन व जमाव का परिणाम है। क्षैतिज मतलब इस तरह से ये जमे होते हैं, इस तरह से, जैसे ये भूपर पट्टी है, ये भूपर पट्टी है, इस तरह से भूपर पट्टी है, तो ये इस तरह से जमे रहते हैं क्षैतिज रूप में, इस तरह से खड़े। ठीक है, नहीं, सॉरी मैंने गलती बता दिया, क्षैतिज होते हैं ना, ये तो ऊर्ध्वाधर हो गया। क्षैतिज मतलब ऐसे ऐसे जमे रहते हैं, जैसे भूपर पट्टी है, भूपर पट्टी के नीचे ऐसे जमे रहते हैं क्षैतिज। देखिए ये जो लाइन होता है ना ऐसे, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज होता है ये। और ये जो ऊपर ऐसे जो लाइन होता है इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर, है ना। तो जो ये खनिज जो अवसादी चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं, ऊर्ध्वाधर में नहीं पाए जाते। तो ध्यान नहीं रहा था मुझे, तो आप लोग समझ गए होंगे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। तो ये क्या होता है, क्षैतिज परतों के रूप में पाए जाते हैं। परतों में निक्षेप, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो खनिज जो है बहुत अधिक समय तक, है ना, बहुत अधिक समय तक कोई चीज़ के दबे रह जाने के कारण वो चीज़ें बन जाती है। जैसे यहाँ बात किया जा रहा है कोयला का। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। मतलब बहुत दिन तक दबे रहने के कारण वो बना है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। ठीक है, तो अवसादी चट्टानों में और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, जिप्सम मिलता है, पोटास मिलता है, नमक मिलता है, सोडियम मिलता है। और इनका निर्माण क्यों होता है, तो शुष्क प्रदेशों में जहाँ वर्षा कम होती है, तो वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, तो उन क्षेत्रों में ये सब चीज़ें मिलती है, क्योंकि वो धरती के अंदर से बाहर ऊपर आ जाती है। क्यों, क्योंकि पानी के सहारे जो है, पानी के सहारे वो ऊपर आती है और पानी तो वाष्प बन के उड़ जाता है और वो जो है वो वहीं जमा रह जाता है मिट्टी पे ही। तो जिप्सम, पोटास ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि धरातलीय चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। क्या बोल रहा है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के बाद अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। देखिए चट्टानों में भी क्या होता है ना कि चट्टानों के कुछ परत ऐसी होती हैं जो यदि उसमें पानी डाल दिया जाए तो वो घुल जाएंगी, पानी से वो चीज़ें घुल जाती है ना।
तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चट्टानों में, देखिए वही कहा जा रहा है कि चट्टानों में कुछ चीज़ें होती है जो घुलनशील होती है, मतलब वो किसी पानी में या किसी चीज़ में घुल जाएगा। तो जब मान लीजिए कोई बड़ा सा पत्थर है ना, इसको मिल गया पानी, अब इसको जब पानी मिला तो ये जो है वो छोटा हो गया, ये हो गया इतना छोटा हो गया, और इसका जो ऊपरी परत था ये क्या हो गया, पानी में घुल गया। और ये जो छोटा चीज़, छोटा पत्थर बचा, अब ये नहीं घुल रहा है, तो अब इसमें क्या मिलेगा, अब इसमें खनिज लवण मिलेगा, खनिज मिलेगा, लवण नहीं खनिज मिलेगा इसमें, है ना, क्योंकि अब ये क्या है, अब ये ठोस पदार्थ है जो घुलनशील नहीं है। तो तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार होता है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है ना, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। अब आप लोग शायद ये आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अयस्क क्या होता है, जैसे बॉक्साइट अयस्क पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो अयस्क मतलब समझिए ना कि अयस्क एक तरह से ऐसे जानिए कि चट्टानी टुकड़ा है अयस्क। अयस्क क्या है, चट्टानी टुकड़ा है। उसी चट्टानी टुकड़े को जो है फिर हम लोग साफ़ करके, पानी के द्वारा साफ़ करके उसमें से जो है धातु निकालते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देखिएगा कि धातु का निर्माण कैसे होता है, आपको समझ में आएगा कि बड़े बड़े जो ये होते हैं ना, चट्टानों को तोड़ करके फिर उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि जो उसमें मिट्टी वगैरह होती है वो सब साफ़ हो जाती है, और जो उसमें खनिज होता है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। जैसे आप अगर देखेंगे कहीं पे कि सोना कैसे निकाला जाता है, तो मिट्टी को जो है, जो सुनहरी मिट्टियाँ होती हैं, जिस क्षेत्र में मिट्टी सोना पाया जाता है, उस मिट्टी को पानी में घुला दिया जाता है। पानी में घुलाने के बाद क्या होता है कि सोना नीचे बैठ जाता है, और मिट्टी जो होता है वो पानी में घुल के बाहर चला जाता है, फिर हम उससे सोना प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है। तो अयस्क जो होता है ना, कि जिस जिस चीज़ से सोना प्राप्त किया जा रहा है, तो उस मिट्टी जो है, उस मिट्टी को, उस चट्टान को, टुकड़े को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट का निर्माण जो है इसी प्रकार होता है। बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। यह निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाते हैं, प्लेसर निक्षेप, है ना। देखिए, इसमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम प्रमुख हैं। जल द्वारा घर्षित नहीं होते का मतलब यही है कि वो जल में घुलनशील नहीं होते, जल में घुलते नहीं हैं, तो वो चीज़ों को डायरेक्ट हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, है ना। महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, मतलब समुद्र में भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तृत होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम होती है। चूँकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैले रहते हैं, ठीक है, व्यापक रूप में विस्तृत फैले रहते हैं, इसलिए इनका जो है ना, उसको हम लोग निकाल नहीं पाते हैं, आर्थिक सार्थकता कम होती है ना, कि हम लोग उसको निकालने में जितना पैसा खर्च करेंगे ना, कि वो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस धातु के मूल्य से ज़्यादा कॉस्ट हम लोग को निकालने में ही पड़ जाएगा, तो इसलिए हम लोग नहीं निकालते हैं। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज़्यादातर समुद्री जल से ही परिग्रहित होते हैं, है ना। क्या क्या चीज़ें, नमक किससे बनता है, समुद्री जल से ही बनता है। मैग्नीशियम भी उसी बनता है, और ब्रोमाइन भी उसी से बनता है, ज़्यादा समुद्री जल से ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं उसको। महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है, क्या कह रहा है कि देखिए, महासागरीय तली भी मैग्नीज ग्रंथिकाओं में धनी है ना, महासागरीय तली। तो जिसे ये देखिए, ये जैसे महासागर हो गया, मान लीजिए ये महासागर है, इसका जो तल है, तल वाला भाग है ना, महासागर तो ऐसे होगा ना, ये पानी होगा, इसमें भीतर पानी होगा, है ना, इधर पानी होगा, इधर सब में। तो महासागरीय जो तल है, जो नीचे वाला तली वाला क्षेत्र है, इसमें भी क्या पाया जाता है, मैग्नीज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मैग्नीज, मतलब महासागर का तली में पाया जाता है, एकदम तली वाले क्षेत्र में मैग्नीज पाया जाता है। अब देखिए, हम लोग एक रोचक तथ्य पढ़ लेते हैं, देखते हैं ये क्या है रोचक तथ्य। रेट हॉल खनन, हाँ देखिए, बहुत सही में रोचक तथ्य है। रेट हॉल खनन मतलब देखिए क्या है ये, कि क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। मतलब भारत में जितने भी खनिज क्षेत्र हैं वो सब सरकार के अंदर में है, कोई भी साधारण व्यक्ति या प्राइवेट व्यक्ति जाके वो खनिज को निकाल नहीं सकता बिना सरकार के परमिशन के। किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का स्वाभाविक स्वामित्व व्यक्तिगत व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं,
जोवाई चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है। मतलब कि भारत में कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ की खनिज पे सरकार का अधिकार नहीं है, मतलब सरकार का अधिकार तो है ही, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे लोकल आदि मतलब जो वहाँ लोग रहते हैं, वो लोग अपना, जिससे कि मतलब किसी का ज़मीन है, अब उसके नीचे कोयला है, तो वो लोग खुद से भी जो है खनना शुरू कर देते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं। तो अब उनके पास तो बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती हैं कि वो पूरा खड्डा खोद के और निकाल लें। तो वो क्या करते हैं कि रैट होल बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद बनाते हैं, और उन छेद के द्वारा ही अंदर से क्या करते हैं वो लोग अपना कोयला और जो भी चीज़ें हैं निकालना शुरू कर देते हैं, कोयला जिंक जो भी चीज़ है। ठीक है, तो जो छोटे छोटे छेद बनाते हैं ना, उसको कहते हैं रैट खनन। ठीक है, उसको ही क्या कहते हैं, रैट होल। रैट होल मतलब जो चूहे की तरह बिल बना करके जो खनन किया जाता है ना, उसको, इसलिए इसको रैट खनन कहते हैं, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस कार्यकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी है कि इसे तुरंत रोक दिया जाए। देखिए, कहा जाए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एक संस्था है भारत सरकार की, तो इस संस्था ने कहा है कि भाई आप लोग ऐसा मत कीजिए। ऐसा क्यों मना किया है? क्योंकि आप लोग जब बड़ी बड़ी सुरंगें आप लोग खोद के उसमें घुस के और कोयला निकाल रहे होते हैं, तो वो सुरंग कभी भी गिर सकता है, और अब जब गिरेगा तो आप मर जाओगे। या फिर मान लीजिए बाढ़ की स्थिति अगर हो गई, कहीं से भी पानी आ गया, तो उस पूरे होल में पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो आप उससे अंदर ही रह जाओगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। तीसरी बात ये होती है कि जब छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं, तो उसमें बड़े लोग नहीं घुसते हैं, उसमें बच्चों को घुसा दिया जाता है। ठीक है, और बच्चों को घुसा के उनसे जो है कोयले निकलवाए जाते हैं, तो उसमें बच्चे की जान की खतरा रहता है। मान लीजिए बहुत लंबा गड्ढा आप खोद दिए, बहुत अंदर तक खोद दिए, वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रहा है, तो वह बच्चा मर जाएगा ना, जो भी अंदर हैं वो मर जाएंगे। तो इस कारण से सरकार ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है ये चीज़। देखिए यहाँ पे जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसने कहा है कि इस चीज़ को जल्दी से आप लोग बंद कर दीजिए। देखिए, भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है, मतलब इसका जो है वितरण जो है, इसको मतलब हर जगह पे हर चीज़ नहीं पाया जाता है, कोई कोई जगह पे जो पाया जाता है खनिज, तो इसलिए कहा जा रहा है कि असमान वितरण है, इसका जो बंटवारा है वो असमान है, हर जगह एक जैसा नहीं है, कहीं 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 कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं अधिक है, कहीं कम है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अनेक धात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा हो गया? मैंने आपको बताया था, जैसे ये जो भारत का निचले वाला क्षेत्र है, तो ये जो यहाँ पे नर्मदा ताप्ती नदी बहती है, तो यहाँ से जो ये नीचे वाला भाग है ना, ये नीचे वाला जो भाग है, ये होता है प्रायद्वीपीय भाग। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भाग। तो इस भाग में ज़्यादातर क्या पाया जाता है? कोयला, अभ्रक और अन्य धात्विक खनिज भी पाया जाता है नीचे वाले भाग में। प्रायद्वीप के पश्चिमी और देखिए, कह रहा है कि जो प्रायद्वीप है, जो ये नीचे वाला भाग था, ये वाला जो भाग था प्रायद्वीप, तो कह रहा है कि प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। मतलब गुजरात के पूर्व पार्श्व में, ठीक है, और असम के तलछटी में, है ना, असम के तलछटी में चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब अगर हम बात करते हैं उत्तरी जलोढ़ मैदान की, मतलब जिसमें बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और आपका कौन सा आ जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। तो इन जो क्षेत्र हैं, मुख्य रूप से आप समझिए यूपी बिहार, तो वही कह रहा है कि जलोढ़ मैदान जो है यूपी बिहार का जो क्षेत्र है, आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। मतलब यहाँ पे कोई किसी प्रकार के खनिज नहीं पाए जाते हैं, लोहा, सोना, चांदी, टीन, अभ्रक, ये सब नहीं पाए जाते हैं यहाँ पे। ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रियाओं और समय के कारण है। ठीक है, मतलब कि समय के साथ जो है वहाँ पे इन चीज़ों का विकास नहीं हो पाया। मैदानी क्षेत्र में क्या हुआ कि वहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो लाए गए निक्षेप थे, जिसे कि जो हम लोग मैदानी भाग कहते हैं, ठीक है, तो मैदानी भाग कैसे बना है? गंगा नदी के द्वारा जो मिट्टियाँ लाई गई हैं उससे बना है। तो उस मिट्टी में खनिज लवण कहाँ से आएगा? खनिज कहाँ से आएगा, है ना? और जो प्रायद्वीपीय वाला भाग है वो कैसे बना है? वो धरती के अंदर से जो लावा निकला है, जो मैग्मा निकला है, मैग्मा जो है ना बाहर निकल के जब जम जाता है उसको लावा कहते हैं।
मैग्मा ही जब धरती से निकल के बाहर जम जाता है उसको लावा कहते हैं। तो लावा से जो बना हुआ है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ पे खनिज लवण पाए जाते हैं, है ना। बार बार मेरे मुंह में खनिज लवण आ जाता है, लवण नहीं होगा इसमें, खनिज पाए जाते हैं, मतलब आदत हो गई है मेरी। तो देखिए, आइए अब हम भारत में कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण का अध्ययन करें। सदैव स्मरण रहे, मतलब ध्यान रखें कि अयस्क में खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता और बाजार की निकटता किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। कह रहा है कि सदैव हमेशा ध्यान रखिए क्या, कि खनिज का जो सांद्रण, उत्खनन की सुगमता, ठीक है, मतलब खनिज किसी क्षेत्र में कितना अधिक पाया जाता है, मतलब कम क्षेत्र में खनिज का कितना ज़्यादा मात्रा पाया जा रहा है। मान लीजिए जैसे कि ये एक क्षेत्र है, अब इसमें 20 किलो खनिज है। अब ये एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र छोटा है, इसमें 50 किलो खनिज है। तो यहाँ पे खनिज की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे खनिज की सांद्रता कम है। मतलब एरिया छोटा हो और खनिज ज़्यादा हो, तो वो क्या हो गया, सांद्रता हो गया। तो खनिज का सांद्रण, उत्खनन की सुगमता, खनिज का सांद्रण होना चाहिए, जो हम अंदर से उत्खनन कर रहे हैं वो आसानी से उत्खनन हो जाए, वो ऐसा जुगाड़ होना चाहिए। बाजार की निकटता, मतलब जहाँ हम लोग खनिज निकाल के बेचेंगे वो बाजार नज़दीक होना चाहिए। किसी संचय की आर्थिक जीव्यता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो यदि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, तब जाके हम किसी जगह पे खनिज का जो है हम लोग फैक्ट्री लगाएंगे खनिज निकालने के लिए। यदि मान लीजिए हम लोग कहीं जहाँ मन तहाँ यदि हम लोग फैक्ट्रियाँ लगा देते हैं, उद्योग लगा देते हैं खनिज को निकालने के लिए, तो मान लीजिए हम लोग ने कहीं लगा दिया और आसपास में ना ही लेबर सस्ता मिल रहा है और ना ही उसको बेचने के लिए बाज़ार है, तो हम लोग को क्या पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। इसलिए जब भी कहीं से खनिज निकाला जाता है तो देखा जाता है कि खनिज कितना है, कितने मात्रा में है, बाज़ार आसपास में है कि नहीं, वहाँ लेबर मिलेगा कि नहीं, है ना, उसको स्टोर करने के लिए जगह है कि नहीं। तो ये सब चीज़ देख के जो है खनिज का निष्कासन किया जाता है, खनन किया जाता है। अतः मांग आपूर्ति के लिए अनेक संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसा होने जाने के बाद एक खनिज निक्षेप, जब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ बाज़ार भी है, यहाँ पे जो है सांद्रण भी अच्छा खासा है, निकालने में भी आसानी है, जब ये सब चीज़ें देख लेते हैं तो वो खनिज जो है वो खदान में चेंज हो जाता है, भंडार में चेंज हो जाता है। अब हम लोग वहाँ से निकालना शुरू कर देते हैं। वही कह रहा है कि संभव विकल्पों में से चयन करना पड़ता है। ऐसा हो जाने के बाद एक खनिज निक्षेप अथवा भंडार खदान में परिवर्तित हो जाता है। अब वो भंडार जो है वो खदान बन गया, वहाँ मशीनें लग गई, वहाँ से ट्रेन से कोयला बाहर जाने लगा, सोना चांदी जो निकल रहा है वो बाहर जाने लगा, है ना, वहाँ से मार्केट में बिकने लगा। तो ये सब वो खदान बन जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना कोयला खदान, तो कोयला खदान मतलब वहाँ पे आप चल रहा है, काम चल रहा है कोयला निकालने का, तभी वो खदान है। यदि आपने खाली जांच करके छोड़ दिया कि हाँ यहाँ पे कोयला है, आप वहाँ से निकाल नहीं रहे हो, तो वो कोयला खदान नहीं होगा, वो तो भंडार हो गया, निक्षेप हो गया, है ना। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं लौह खनिज की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लौह खनिज की। तो मैं एक बार देख लूँ कि अभी कितना है, क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है और इसमें समझाने वाली काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो हमको लगता है कि 2 में भी नहीं फरी आएगा। दोस्तों देखिए, आज हम लोग यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो लगभग 40-42 मिनट का हो गया है, ये 45 मिनट पूरा जाएगा, ठीक है। और लौह खनिज जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे इसको, है ना। लौह खनिज से हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे। देखिए, आप लोग को एक चीज़ बता दूं, आप लोग को इस पुस्तक में, इस बुक में यदि कोई भी शब्द ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप लोग जो है इस वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स होगा, है ना, आप यूट्यूब से देख रहे होंगे, कमेंट बॉक्स होगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। ताकि आप लोग जब फीडबैक दोगे ना, आप लोग बताओगे कि हाँ सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, तो मैं अपने आप में सुधार करूँगा, है ना, और उन चीज़ों को समझने की आपको बताने का। जैसे ऐसे देखिए, मुझे जो चीज़ें लगता है कि नहीं बच्चों को समझाना ज़रूरी है, और शायद उनको समझ में नहीं आया होगा, तो वो तो मैं समझा देता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको समझ में नहीं आया है, तो उन चीज़ों को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहती है। तो आप वो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर छोटा सा वीडियो बना के अलग से आप लोग को दे दूँगा, ताकि आप लोग को हर जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पढ़ाई का मतलब यही है कि आप हर छोटे से छोटे शब्द का मतलब जानो।
यदि आप किसी चीज़ को छोटा समझ करके छोड़ दे रहे हो ना, तो आपके लिए घातक हो जाएगा। कभी ना कभी यदि पूछ दिया एग्ज़ाम में तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए आप कोई भी शब्द हो, कोई भी चीज़ हो, आपको समझ में नहीं आया, खनन क्या है, उत्खनन क्या है, रेट हॉल क्या है, आपको कोई भी चीज़ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया, इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ, 2 3 4 एग्जांपल भी कभी कभी दे देता हूँ। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी और लाइक भी कर दीजिएगा, है ना, ताकि जो है हम लोग का भी उत्सुकता बना रहे, है ना, ताकि हम लोग आपको पढ़ाने में रुचि दिखा सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।